चटैन लक्ष्मी के पैरों में झुकना। अब तक इतने सारे सवालों से इरिटेट होकर आर्यन ने उसे घुटकर कर देखा और सख्त आवाज में कहा, बच्ची वो है तुम नहीं तो सुधर जाओ। हम पहुंच जाएंगे तो देख लेना। अब बड़े भाई की तरह जिम्मेदार बनो। ये सुनकर अभय का मुंह उतर गया। उसका उदास चेहरा देखकर आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, अभय तुम 10 साल के हो और हमारी नायर 5 साल की है, तो वह तुमसे छोटी हुई तो तुम्हें अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने के लिए मैच्योर तो होना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही बचपना करते रहोगे तो फिर हमारी छोटी सी बहन को कौन संभालेगा। अभय ने बात को समझते हुए कहा, जी भाई मैं अच्छा बड़ा भाई बनूंगा, बिल्कुल आपकी तरह। ये सुनकर आर्यन मुस्कुरा दिया। अब आगे आर्यन और अपने दोनों भाई प्लेन में बैठे हुए नायरा के बारे डिस्कस कर रहे थे। उसे क्या पसंद आ, वह नायरा के साथ कैसे टाइम स्पेंड करेंगे, नायर को वह क्या क्या गिफ्ट देंगे, ये सब वह डिस्कस कर रहे थे। वैसे तो आर्यन बड़ा और मैच्योर था, पर नायरा के लिए वह कुछ भी कर सकता था, इसलिए वह आर्यन के साथ यह बच्चों वाली चीज डिस्कस कर रहा था। वही आर्यन का असिस्टेंट जो उसके पीछे की सीट पर बैठा था, उसे तो गहरा सदमा लग गया। मतलब दिन रात बिजनेस में बिजी रहने वाले हैं ग्रेट आर्यन सिंघानिया बच्चों वाली चीज एक छोटी बच्ची के लिए डिस्कस कर रहे हैं, वह भी अपने छोटे भाई के साथ। बेचारे को सदमा लगना ही था। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अभी उसे कहा पता है झटके लगना बाकी है। असिस्टेंट बेचारा जो चीजें आर्यन और अभय डिस्कस कर रहे थे उसे एक डायरी में नोट कर रहा था। उसे पता ही था कि आगे चलकर यह सारे काम उसे ही करने हैं। ये दोनों बस बैठे बैठे ऑर्डर दे देंगे। कितना समझदार असिस्टेंट है। वही दूसरी तरफ नायरा की नींद पूरी हुई तब तक 4 बज चुके थे। दादा दादी पहले ही उठ चुके थे, वह नायरा के उठने का इंतजार कर रहे थे। नायरा ने फ्रेश होकर दादा दादी को नाश्ता करवाया और खुद हल्का फुल्का फलाहार लिया। उसे पता था जब तक वो नहीं खाएगी तब तक दादा दादी नहीं खाएंगे कुछ, इसलिए उसने सब ऐसे अरेंज किया था। नाश्ते के बाद नायरा उनके साथ झरने के पास वाली जगह पर चली गई, जहां कॉफी टेबल के साथ बैठने के लिए बेंच का भी अरेंजमेंट किया गया था। नायरा दादा दादी को बेंच पर बिठाकर खुद दादी की गोद में सर रखकर लेट गई। अपने पैर दादाजी की गोद में उसने फैला दिए। उसकी क्यूट सी हरकत देख दादा दादी मुस्कुरा दिए। नायरा ने क्यूट सी आवाज में पाउट बनाते हुए कहा, दादू दादी आप मुझसे मिलने नहीं आओगे क्या। दादा दादी का मन फिर उसके जाने का सोच उदास हो गया। उन्होंने अपनी उदासी को बाहर जाहिर नहीं किया। दादाजी ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, मेरे बच्चे हम आपसे मिलने क्यों नहीं आएंगे, हम लोग जरूर आएंगे और हक से अपनी लक्ष्मी को मिलने आएंगे। दादी भी अपनी मुस्कान बरकरार रखते हुए बोली, हाँ बेटू हम जरूर आएंगे, हम ऑस्ट्रेलिया आएंगे और आपके साथ रुकेंगे। उन दोनों की बात सुनकर नायरा खिलखिला दी। वो तीनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने और वक्त बिताने में बिजी हो गए कि उन्हें वक्त का ख्याल ही ना रहा। जब अंधेरा हो गया तो नायरा ने वॉच में टाइम देखा। शाम के 7 बज रहे थे। नायरा उठकर दादा दादी के साथ मंदिर में चली गई। उसने पूजा आरती की, सबको आरती दी और महादेव से प्रार्थना की। सब आरती के बाद सोफे पर बैठ गए। लिविंग हॉल में नायरा की आवाज गूंज रही थी। किचन में जोरों शोरों से खाने की तैयारी हो रही थी। आखिर सिंघानिया परिवार के दोनों चिराग जो आ रहे थे, तैयारियां तो होंगी ही। रात के 8 बजे विला के अंदर कारों का काफिला एंटर हुआ। 8 से 10 ब्लैक कार एक कतार में साथ चल रही थी। सारी कार एक साथ विला में एंटर हुई। उस गाड़ियों की आवाज से सबको पता चल गया कि आर्यन और अभय आ चुके हैं। दादी जैसे ही आरती की थाली मंगवाने वाली थी, उससे पहले नायरा ने फटाफट आरती की थाली मंगवाई और तीनों दरवाजे की तरफ चल पड़े। नायरा की खुशी और उत्साह देखकर दादी ने उसे नहीं रोका। मेड ने जल्दी ही आरती की थाली नायरा को पकड़ा दी। गार्डन ने अभय और आर्यन के लिए दरवाजा खोला और उन्हें फॉर्मली ग्रीट किया। दोनों ने सिर्फ सिर हिलाया और आगे चल पड़े। दरवाजे पर नायरा को आरती की थाली ये देख दोनों हैरान, खुश और इमोशनल हो रहे थे। उनके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। उन्हें तपते हुए रेगिस्तान में ठंडे पानी का तालाब मिल गया हो, ऐसी खुशी उन्हें हो रही थी। उन दोनों का मन कर रहा था कि अभी जाकर नायरा को गले लगा ले, पर उन्हें डर था कि नायरा को वो डरा न दे। नायरा इतनी क्यूट सॉफ्ट प्यारी सी डोल की तरह थी कि दोनों भाइयों का दिल पिघल गया। स्माइल उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट खिल उठी। दोनों के खुद के इमोशन को कंट्रोल किया और आगे दरवाजे की तरफ चल पड़े। दोनों दरवाजे पर खड़े हो गए। नायरा ने एक्साइटेड होते हुए क्यूट सी मीठी सी आवाज में कहा, आर्य भाई अभी भाई। दोनों भाइयों ने उसे प्यार से साथ में पुकारा, हाँ मेरी गुड़िया।
नायरा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। पीछे खड़े दादा दादी सर्वेंट्स और गार्ड्स जो ये नजारा देख रहे थे, उनके चेहरे पर भी मीठी मुस्कान थी। कुछ सोचकर नायरा कंफ्यूज होकर कभी दोनों भाइयों को देखती, कभी अपने हाथ में पकड़ी हुई थाली को। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर सब समझ गए कि बात क्या है। दोनों भाई लंबे और हमारी 5 साल की नायरा छोटी सी। वो उनकी आरती उतारकर तिलक कैसे करती। नायरा का कंफ्यूज चेहरा देखकर तीनों को हंसी आ रही थी। आर्यन और अभय ने एक दूसरे को इशारा किया और इशारों में ही कुछ बात की। दोनों ने पहले अपने जूते उतारे, फिर दोनों भाई वही घुटनों के बल बैठ गए। वही अपनी सोच में गुम नायरा दोनों का ये स्टैंड देखकर दंग रह गई। नायरा शौक होते हुए बड़ी बड़ी आंखों से दोनों को देखती हुई बोली, ये क्या कर रहे हैं भाई आप? घुटनों के बल क्यों बैठ गए? आर्यन मुस्कुराते हुए नायरा के गाल पर हाथ रखकर बोला, मेरा बच्चा, आप हमारे घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी के पैरों में झुकना ये हमारे संस्कार है। अभय ने नायरा का सर सहलाते हुए कहा, हाँ बच्चा, अब आरती उतारो हमारी, या हम ऐसे ही बैठे रहे? नायरा ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अभी आपकी आरती उतारती हूँ। नायरा ने दोनों भाइयों का तिलक किया, उनके ऊपर फूल और अक्षत डालकर उनका स्वागत किया और आरती की। आखिर में उन्हें मिठाई खिलाई। दोनों भाइयों ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और नायरा के आगे कर दी। नायरा ने तुरंत आरती की थाली मेड को पकड़ा दी और नोटों की गड्डी पकड़ ली। नायरा का ऐसा रिएक्शन देखकर सभी घरवाले हंसने लगे। नायरा ने कूदते हुए आर्यन पर छलांग लगा दी। आर्यन उसके सडनली कूदने से घबरा गया। उसने तुरंत नायरा को अपनी बाहों में संभाल लिया। आर्यन ने नायरा को घबराहट में डांटते हुए कहा, ये क्या हरकत है प्रिंसेस, अगर आपको लग जाती तो। आर्यन ने इतना जोर से बोलने पर सारे घरवाले परेशान हो गए। उन्हें नायरा के रिएक्शन को लेकर डर लग रहा था। वही आर्यन को अब एहसास हुआ कि उसने नायरा से ऊंची आवाज में डांट दिया। नायरा ने अपना सर आर्यन के सीने से बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, भाई मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है आप दोनों हो मुझे संभालने के लिए। आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। नायरा का ऐसा रिएक्शन और उसकी बातें सुनकर सबका दिल सॉफ्ट हो गया, खासकर दोनों भाइयों का। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भरकर खड़े होते हुए कहा, हाँ बच्चा, आपके बड़े भाई हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। आर्यन की आवाज धीमी और भावनाओं से भरी हुई थी, जो सबको महसूस हो रहा था। CH11 नायरा का ऑस्ट्रेलिया जाना। अब तक आर्यन ने इतना जोर से बोलने पर सारे घरवाले परेशान हो गए। उन्हें नायरा के रिएक्शन को लेकर डर लग रहा था। वही आर्यन को अब एहसास हुआ कि उसने नायरा से ऊंची आवाज में डांट दिया। नायरा ने अपना सर आर्यन के सीने से बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, भाई मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता है आप दोनों हो मुझे संभालने के लिए। आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। नायरा का ऐसा रिएक्शन और उसकी बातें सुनकर सबका दिल सॉफ्ट हो गया, खासकर दोनों भाइयों का। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भरकर खड़े होते हुए कहा, हाँ बच्चा, आपके बड़े भाई हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। आर्यन की आवाज धीमी और भावनाओं से भरी हुई थी, जो सबको महसूस हो रहा था। अब आगे आर्यन नायरा को अपनी गोद में उठाए हुए आगे बढ़ रहा था। सारे फैमिली मेंबर उनके पीछे चल रहे थे। नायरा को लेकर आर्यन सोफे पर बैठ गया। नायरा ने भी आर्यन को गले लगाते हुए उसकी बाहों ने खुद को समेट लिया। नायरा के लिए ये सबसे सेफ जगह थी। हर बहन के लिए उसके बड़े भाई की बाहें सबसे सेफ जगह होती हैं। नायरा को सुकून मिल रहा था। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। नायरा के चेहरे पर सुकून देखकर सभी के दिल नर्म हो गया। अभय और दादा दादी बस नायरा को एकटक देख रहे थे। वही आर्यन की नजर भी सिर्फ उस पर टिकी हुई थी। आर्यन की आंखें इमोशन से भरी हुई थी, पर उसका चेहरा नॉर्मल ही था। वो अपने इमोशन हाइड रखता था, पर आज उसकी आंखें सब बयां कर रही थी। आर्यन की आंखें लाल हो रही थी। शायद वो अपने आंसू रोकना चाहता था। 3 साल बाद, पूरे 3 साल बाद उसने अपनी जान को, अपनी प्रिंसेस को देखा था। उसकी आंखों से आंसू बहना चाहते थे, पर आर्यन उसे बहने की मंजूरी नहीं दे रहा था। आर्यन ने प्यार से नायरा पर अपनी पकड़ बनाते हुए धीमी आवाज में कहा, प्रिंसेस। इतनी सॉफ्ट वॉइस सुनकर नायरा ने अपनी आंखें खोल दी। नायरा की नजरें सीधे आर्यन की आंखें से जा मिली। वो आर्यन की हालत तुरंत समझ गई। नायरा ने अपने छोटे छोटे से हाथ से आर्यन की आंखें बंद कर दी। वो क्यूट सी आवाज में बोली, भाई क्या आपकी नींद पूरी नहीं हुई? आपकी आंखें रेड रेड हो गई है।
आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? स्टूपिड भाई। वैसे तो नायरा सब जानती थी, पर वो अभी कुछ बोलती तो सबके लिए दूसरा झटका होता कि इतनी छोटी बच्ची ये सब कैसे समझती है। इसलिए नायरा ने ऐसी बात कही। नायरा की बात सुनकर जो आर्यन इमोशनल था वो आर्यन हैरान हो गया। मतलब उसकी छोटी बहन ने उसे डांट दिया। स्टूपिड बोला। द ग्रेट आर्यन सिंघानिया को उसी की छोटी बहन ने स्टूपिड बोला। वही दादा दादी और अभय नायरा की बात सुनकर हंसने लगे। आर्यन ने उन्हें घूर घूर कर देखा तो वो चुप हो गए। आर्यन ने नायरा की तरफ देखते हुए उसे घूरते हुए सख्त आवाज में कहा, प्रिंसेस, अपने बड़े भाई को कोई स्टूपिड बोलता है? वो तुम ही थी जिसने सुबह 4 बजे कॉल करवाया था। अब हम सोए या तुम्हें लेने आए? नायरा ने सामने आर्यन को घूरते हुए दबंग आवाज में कहा, हाँ तो प्लेन में सो जाते। मैंने लेने आने के लिए कहा था, जागरण करने के लिए नहीं। और हाँ, मुझे ऐसे आंखें मत दिखाए। मैं आपके घूरने से बिल्कुल नहीं डरती हूँ। आप होंगे बाहर द ग्रेट बिजनेसमैन आर्यन कपूर, मेरे लिए सिर्फ मेरे भाई हो समझे। अब भाई आर्यन की अपनी छुटकू सी बहन के आगे बोलती बंद हो चुकी थी। आर्यन ने हार मानते हुए गहरी सांस लेकर कहा, ओके प्रिंसेस, भाई हार गए। नायरा खिलखिलाकर हंसने लगी और चिल्लाने लगी, यस भाई हार गए, भाई हार गए। उसकी खुशी देखकर सारे घर वाले मुस्कुरा दिए। आर्यन ने अभय और दादा दादी को देखते हुए कहा, आप सब लोग अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाए। मैं भी अपने कमरे में गुड़िया के साथ जा रहा हूँ। बाद में डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं। अपनी बात बोलने के बाद आर्यन ने नायरा को अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ चल पड़ा। उसने पीछे मुड़ के किसी की तरफ देखा भी नहीं। उसकी इस हरकत पर सारे लोग ना में सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चल पड़े। वो सभी आर्यन को अच्छे से जानते थे कि आर्यन सख्त इंसान है। वह सिर्फ नायरा और अभय के लिए अच्छा बड़ा भाई है। उनके नखरे उठता है, संभालता है। फैमिली के अलावा वो किसी से मुस्कुराते हुए बात भी नहीं करता। आर्यन का कमरा। आर्यन बाथरूम में नहा रहा था। वही नायरा बेड पर बैठे हुए रुद्राक्ष को मैसेज कर रही थी। दोनों लव बर्ड्स बातें कर रहे थे। नायरा के चेहरे पर चमक थी। आर्यन कुछ देर में बाहर आया। आहट से नायरा को पता चल गया। उसने रुद्र को बाय बोल फोन बंद करके आर्यन की तरफ देखा जो रेडी हो चुका था। आर्यन ने उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, बच्चा फोन बंद क्यों कर दिया? नायरा बेफिक्र होकर हाथ हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस मैं रुद्राक्ष से बात कर रही थी। आप आ गई तो मैंने उसे बाद में बात करने का बोला। आर्यन ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, बच्चा, मैंने उसके बारे में सुना। आप रुद्राक्ष मल्होत्रा को कैसे जानती है? आपने उसे गले लगाया, और ये शिवू कौन है जिसके बारे में आप दोनों इतना इमोशनल हो रहे थे? रुद्राक्ष से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम पहले उसे कभी नहीं मिली, फिर कैसे? आर्यन ने एक साथ ही फिक्र में इतने सारे सवाल पूछ लिए। इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर नायरा का सिर चकरा गया। नायरा ने आर्यन की बातों पर स्टॉप लगाते हुए कहा, भाई बस बस। इतने सारे सवाल इस मासूम से एक साथ पूछ रहे हो? मैं आपको सब बता दूंगी, पर अभी नहीं। बस आप इतना समझ लो, रुद्राक्ष मेरे लिए बहुत खास है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आर्यन ने कुछ ज्यादा पूछना सही नहीं समझा और कहा, ठीक है, सिर्फ इतना तो बता दो, ये शिवू कौन है? और उसे तुम लोग दोबारा पालोगे, इसका क्या मतलब है? और तुम इतना रो क्यों रही थी? ये व्रत तुमने क्यों लिया? सुबह तुमने जो प्रण लिया उसका क्या? नायरा ने आर्यन को घूरते हुए कहा, आपने मुझ पर नजर रखवाई। आपको ये सब गार्ड्स ने बताया ना? आर्यन ने उसको घूरते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ? छोटी सी हो 5 साल की बच्ची। आप तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका ख्याल रखेंगे? आखिर तुम हमारे घर की इकलौती राजकुमारी हो। नायरा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको सब बताऊंगी। अभी बहुत सी चीजें, बहुत से राज है जो बाहर आने जरूरी है। आपको मैं कुछ समय में सब बता दूंगी। अभी हम नीचे चले। आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि धड़ाम से दरवाजा खोलते हुए अभय अंदर आ गया। उसने आते ही नायरा को गोद में उठा लिया और उसके फोरहेड पर किस कर दी। वो कब से नायरा को गोदी में लेने के लिए इंतजार कर रहा था, पर ये दोनों अपनी बातों में लगे हुए थे तो वो खुद ही आखिर में आ गया। अभय ने आर्यन से नाराज होते हुए कहा, भाई, अब प्रिंसेस के साथ मुझे भी वक्त बिताना है। आप कब से उसके साथ हो? आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा, तो प्रिंसेस मेरी भी बहन है, और दरवाजा नोक करके आया कर समझा। अभय कुछ बोलने ही वाला था कि नायरा ने दोनों को डांट लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ दोनों। चुपचाप नीचे चलो, खाना खाने का वक्त हो गया है, फिर हमें निकलना भी है। दोनों ने नायरा का ऑर्डर सुनकर कुछ नहीं कहा और नीचे चले गए। सबने मिलकर डिनर किया। नायरा ने सिर्फ दूध पिया।
कुछ देर दादा दादी के साथ बैठकर आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद एक बार दादा दादी से मिलने के बाद वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। उनका जेट एयरपोर्ट पर था। दादा दादी उदास मन से विला लौट आए। देर हो चुकी थी, 10 बज चुके थे, तो वो घर नहीं जा रहे थे, वो यही रुक रहे थे। वो अपने कमरे की जगह नायरा के कमरे में चले गए, पर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वही नायरा, आर्यन और अभय अपने जेट में बैठकर निकल चुके थे नए सफर की तरफ। 12 पिटाई और तमाशा। अब तक अभय कुछ बोलने ही वाला था कि नायरा ने दोनों को डांट लगाते हुए कहा, चुप हो जाओ दोनों, चुपचाप नीचे चलो, खाना खाने का वक्त हो गया है, फिर हमें निकलना भी है। दोनों ने नायरा का ऑर्डर सुनकर कुछ नहीं कहा और नीचे चले गए। सबने मिलकर डिनर किया। नायरा ने सिर्फ दूध पिया। कुछ देर दादा दादी के साथ बैठकर आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद एक बार दादा दादी से मिलने के बाद वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। उनका जेट एयरपोर्ट पर था। दादा दादी उदास मन से विला लौट आए। देर हो चुकी थी, 10 बज चुके थे, तो वो घर नहीं जा रहे थे, वो यही रुक रहे थे। वो अपने कमरे की जगह नायरा के कमरे में चले गए, पर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वही नायरा, आर्यन और अभय अपने जेट में बैठकर निकल चुके थे नए सफर की तरफ। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग। जेट में सुबह के 7 बज रहे थे। आर्यन, अभय और नायरा तीनों ही रेडी हो चुके थे। ये उनका पर्सनल प्लेन था, तो यहाँ फैमिली के हर मेंबर के लिए अलग रूम थे, जो काफी लग्जरियस थे। रात को जेट में बैठने के कुछ देर बाद ही तीनों अपने कमरे में जाकर सो गए थे। सुबह के 7 बजे उनका प्लेन लैंड होने वाला था। अभी सिर्फ 7 बज रहे थे, फिर भी तीनों रेडी हो चुके थे। नायरा ने ब्यूटीफुल सा पिच कलर का प्रिंसेस गाउन पहना था, जो छोटी सी नायरा पर बहुत क्यूट लग रहा था। नायरा ने ब्लैक हील्स कैरी किए थे। बालों में सुंदर सी हेयर स्टाइल बनाकर उसे खुला छोड़ दिया था। चेहरे पर क्रीम और पाउडर लगाया था। माथे पर छोटी सी बिंदी, हाथों में सोने का ब्रेसलेट और घड़ी, गले में ब्यूटीफुल सा ओम पेंडेंट के साथ सोने का चेन पहना हुआ था, जो आर्यन ने स्पेशली नायरा के लिए बनवाया था। ऊपर से उसका दूध सा सफेद चेहरा, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी नायरा। आर्यन ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था, जिसमें वो कहर ढा रहा था। अभय ने ब्लैक जीन्स विथ ब्लैक हुडी पहना हुआ था, जिसमें वो कमाल का लग रहा था। तीनों भाई बहन रेडी थे। उनका प्लेन वक्त से लैंड हो चुका था। गार्ड्स ने उनका सामान निकाला और कार में रख दिया। नायरा आर्यन की गोद में आराम से बैठी थी। वहां गार्ड्स और सिंघानिया सिबलिंग के अलावा कोई भी नहीं था। ये विप एरिया था। कुछ ही देर में तीनों कार में बैठकर निकल पड़े अपने घर की तरफ। आर्यन ने अपने वापस आने की खबर सबको दे दी थी घर पर। सिंघानिया मेंशन। सिंघानिया मेंशन में नायरा के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। भाग दौड़ वाला माहौल था। राधिका जी चिल्ला चिल्ला कर सबको कम समझ रही थी, खुद भी भाग दौड़ कर रही थी। ऋषभ जी उन्हें बस लाचारी में देख रहे थे। ऋषभ जी, अरे बस भी करो, भाग्यवान, और कितनी भाग दौड़ करोगी, हो तो रही है सारी तैयारियां, उनके आने तक सब अच्छे से सेट हो जाएगा, इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। राधिका जी ने ऋषभ जी को डांट लगाते हुए कहा, आप तो चुप ही हो जाए। पहली बार हमारे घर की बेटी, हमारे घर की लक्ष्मी घर आ रही है, तो उसका स्वागत तो हम धूमधाम से करेंगे। अब मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन उसकी फिक्र करेगा, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। ये सब बोलते हुए राधिका जी इमोशनल हो गई थी। ऋषभ जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब इतना इमोशनल मत होइए, आप ही है उसकी माँ, आपके पास ही आ रही है हमारी बच्ची। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रिंसेस ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया। राधिका जी परेशान होते हुए बोली, वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि नायरा ने ये डिसीजन क्यों लिया। मुझे कुछ बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत लग रहा है। लगता है ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो हमारे सामने है, पर हम देख नहीं पा रहे। ऋषभ जी भी परेशान होकर बोले, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। अचानक से उसका युव्रत करना, प्रण लेना और रुद्राक्ष से इस तरह मिलना, वो दोनों किसी शिवु की बात कर रहे थे, आखिर कौन है वो। राधिका रुंधी हुई आवाज में बोली, वो रुद्राक्ष को जानती कैसे है। जहां तक हमें पता है वो दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले, फिर कैसे। हमारी बच्ची को क्या हो गया है। ऋषभ जी ने उन्हें हौसला देते हुए कहा, इतनी फिक्र मत करो। आर्यन से बात हुई मेरी, उसने नायरा से इस बारे में पूछा था। नायरा ने कहा कि वो बेस्ट फ्रेंड है। शिवु कौन है कौन नहीं, ये सब क्या है, वो हमें यहाँ आकर सही समय पर बताएगी। राधिका जी हाथ जोड़ते हुए बोली, बस महादेव सब ठीक कर दे, कोई ऐसी बात न हो जो हम न सह पाए।
ऋषभ जी बात को बदलते हुए बोले, अरे अब छोड़ो ये सब, तुम्हें अब तैयारियां नहीं करनी क्या? देखो बच्चे आते ही होंगे। ऋषभ जी की बात सुन राधिका जी उन्हें डांटते हुए फिर काम पर लग गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सिंघानिया हाउस, सुबह के 7 बजे सिंघानिया हाउस में दादा दादी इंटर हुए। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर अपनी चेयर पर बैठ गए। उनका मूड काफी खराब था। घर के सभी मेंबर वहां कुछ ही देर में आ गए। दादी ने नाश्ता सर्व करने का ऑर्डर दिया। सर्वेंट सबको नाश्ता सर्व करने लगे। सब चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कल हुए हमाशे के बाद घर में ऐसी ही शांति थी। सबको लग रहा था कि नायरा सिर्फ घर छोड़ने का ड्रामा कर रहा है। सबको लग रहा था कि वो वापस आ ही जाएगी, इसलिए किसी ने इस बात पर गौर करना जरूरी नहीं समझा, पर वो लोग नहीं जानते थे कि नायरा को वो अब चाहकर भी नहीं पा सकते। जब रिया से ये शांति बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने दादा दादी से बेचारी और उदास शक्ल बनाते हुए पूछ ही लिया। रिया ने उदास होने का दिखावा करते हुए कहा, दादाजी नायरा कहाँ है? वो आपके साथ वापस क्यों नहीं आई? अब इतनी भी क्या नाराजगी कि वो आए ही नहीं? वो क्यों नहीं आए? सब लोग जो चैन से नाश्ता कर रहे थे, सबके हाथ रुक गए। दादा दादी ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। टेबल पर मौत के बराबर सन्नाटा पसरा गया। दादाजी ने नॉर्मली नाश्ता करते हुए सख्त आवाज कहा, वो आए भी नहीं और आएगी भी नहीं। नायरा आउट ऑफ इंडिया जा चुकी हैं। अब वो तुम लोगों के बीच कभी नहीं आएगी। वो अपने माँ बाप के साथ खुश हैं। दादी भी अपनी रौबदार आवाज में बोली, किसी को मेरी बच्ची की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ भी है खुश है और अपनों के साथ है। हम दोनों हमारी बच्ची की फिक्र करने के लिए अभी जिंदा है। दादा दादी का जवाब सुनकर रिया की पकड़ चम्मच पर कस गई। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहती थी। सौरभ जी दादाजी पर भड़कते हुए चिल्लाकर बोले, पापा क्या हरकत है ये? आपने मेरी बेटी को कहाँ भेज दिया है? किन लोगों के साथ भेज दिया है? आपको जरा भी ख्याल नहीं आया मुझे अभी के अभी मेरी बेटी? सौरभ जी बोल ही रहे थे कि उनके मुंह पर एक उड़ती हुई चम्मच लगी। जी हाँ, ये चम्मच हमारी सबकी प्यारी दादी जी ने अपने बेटे के मुंह पर मारी थी। दादी जी गुस्से में सौरभ जी पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है अपने पापा से इस तरह बात करने की? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे हो। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, रुक तू। दादी ने पास रखी दादाजी की छड़ी उठाए और सौरभ जी को मारने लगी। सौरभ जी पूरे डाइनिंग हॉल में चिल्लाते हुए यहाँ से वहां भागने लगे। दादी भी कहाँ कम थी। उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो अपनी उम्र से बहुत कम उम्र की लगती थी। दादी भी सौरभ जी के पीछे भागते हुए उन्हें मारने लगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। सौरभ जी का पैर कारपेट पर फंस गया और वो गिर गए। जैसे ही सौरभ जी नीचे गिरे, दादी ने उनके ऊपर डंडों की बरसात कर दी। वही सौरभ जी की हालत देखकर दादाजी बैठे बैठे हंस रहे थे और दादी का हौसला बढ़ाते हुए हुडिंग कर रहे थे। वही सौरभ जी को पीटता हुआ देखकर बाकी सब परेशान हो रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दादी को रोकने जाए। उन्हें अच्छे से पता था अगर वो गए तो उनकी हालत भी ऐसी ही होगी। सौरभ जी को अच्छे से पीटने के बाद दादी ने उन्हें छोड़ दिया और वापस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। दादी ने एक बार सौरभ जी को मुड़कर भी नहीं देखा। ये चीज सौरभ जी के दिल में घाव कर गई। दादा दादी वापस से नाश्ता करने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दो नौकर ने मिलकर सौरभ जी को उठाया और चेयर पर बिठाया। सौरभ जी ने इमोशनल होते हुए दादा दादी से कहा, माँ आप ऐसी कब से हो गई? आपने मुझे इतना मारा? अरे मारा तो मारा, एक बार मुझे मुड़कर नहीं देखा। और पापा आप यहाँ बैठे हुए माँ का हौसला बढ़ाते हुए हुडिंग कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। आप ऐसे नाश्ता कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दादा दादी के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान उभर आई। दादाजी हंसते हुए बोले, आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें जिस तरह मारा वैसे ही तुम्हारी बीवी हमारी बच्ची को मारती थी। वह फूलों सी नाजुक बच्ची, 5 साल की बच्ची। वह भी ऐसे ही चीखती चिल्लाती थी। तब तुम लोग उसे मुड़कर देखते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज हमने ऐसा किया तो तुम्हें इतना क्यों चुभ रहा है? दादी भी तंज कसते हुए बोली, अब हमारी बच्ची पर तुम्हें तरस नहीं आया तो मुझे क्यों तरस आएगा तुम पर? तरस इंसानों पर खाया जाता है, राक्षसों पर नहीं, और तुम हमारी बच्ची के लिए राक्षसी हो। दादा दादी की बात सुनकर सबका सर शर्म से झुक गया। दादा दादी की बात सच ही तो थी। नैना जी, सौरभ जी या दोनों भाई जब नायरा को मारते थे, पीछे मुड़कर उसे नहीं देखते थे। आज जब ये खुद उनके साथ हुआ तो उन्हें बड़ा चुभ रहा है। दादा दादी जैसे ही डाइनिंग टेबल से जाने वाले होते हैं,
नैना जी उन्हें रोकते हुए कहती हैं, पापा वो जो भी हो, नायरा हमारी बेटी है। वो कहाँ है, क्यों है, कब आएगी, क्यों है किसके पास है, सब जानने का हमारा हक है। आप ऐसे नहीं जा सकते। आप बता दीजिए नायरा कहाँ है। दादाजी दर्द भरी हंसी हंसते हुए बोले, नायरा तुम्हारी बेटी नहीं है, ना ही तुम्हारा उस पर कोई हक है। हक सिर्फ वही जताया जाता है जहां तुमने फर्ज निभाया हो। तुम में से किसी ने अपना फर्ज नायरा के प्रति नहीं निभाया तो हक भूल जाओ। दादाजी अपनी बात बोलकर अपने कमरे की तरफ चल दिए। दादी भी तंज भरी मुस्कान के साथ सख्त आवाज में बोली, मेरी बच्ची ने तुम सबके साथ अपने रिश्तों का अग्नि संस्कार स्वीकार किया है। अब उसकी जिंदगी में तुम लोगों की परछाई भी नहीं चाहिए हमें। कितनी ही कोशिश कर लो तुम नायरा के बारे में कभी नहीं जान पाओगे। स्टे अवे फ्रॉम आवर प्रिंसेस अदरवाइज आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। 13 पैरों की छाप। अब तक दादा दादी जैसे ही डाइनिंग टेबल से जाने वाले होते हैं, नैना जी उन्हें रोकते हुए कहती हैं, पापा वो जो भी हो, नायरा हमारी बेटी है। वो कहाँ है, क्यों है, कब आएगी, क्यों है किसके पास है, सब जानने का हमारा हक है। आप ऐसे नहीं जा सकते। आप बता दीजिए नायरा कहाँ है। दादाजी दर्द भरी हंसी हंसते हुए बोले, नायरा तुम्हारी बेटी नहीं है, ना ही तुम्हारा उस पर कोई हक है। हक सिर्फ वही जताया जाता है जहां तुमने फर्ज निभाया हो। तुम में से किसी ने अपना फर्ज नायरा के प्रति नहीं निभाया तो हक भूल जाओ। दादाजी अपनी बात बोलकर अपने कमरे की तरफ चल दिए। दादी भी तंज भरी मुस्कान के साथ सख्त आवाज में बोली, मेरी बच्ची ने तुम सबके साथ अपने रिश्तों का अग्नि संस्कार स्वीकार किया है। अब उसकी जिंदगी में तुम लोगों की परछाई भी नहीं चाहिए हमें। कितनी ही कोशिश कर लो तुम नायरा के बारे में कभी नहीं जान पाओगे। स्टे अवे फ्रॉम आवर प्रिंसेस अदरवाइज आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। अब आगे अपनी बात बोलने के बाद दादी किसी की तरफ देखे बिना अपने कमरे की तरफ दादाजी के पीछे चली गई। दादी को अब इन सब से नफरत हो रही थी। राजा रानी को जाने के बाद वहां पर सन्नाटा पसर गया था। सब अपने ख्यालों में खोए थे। उन्हें कुछ गिल्ट तो कुछ दर्द कुछ पछतावा, सारे इमोशनल उनके चेहरे पर साथ में दिखाई दे रहे थे। सबको ऐसी गहरी सोच में देखकर रिया के हाथों की मुठिया गुस्से में कस गई। वह सबके दिलों से नायरा का नाम हमेशा के लिए मिटाना चाहती थी, पर शायद दादा दादी की बातों ने सबके दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया था। अब शायद ही नायरा का नाम मिटाना आसान नहीं था। रिया ने सबको गिल्ट से निकालने और भटकाने के लिए फिक्र और दर्द भरी आवाज में सौरभ जी के पास जाकर ड्रामा करते हुए कहा, पापा आप ठीक है ना? आपको कितनी चोट लगी है? चलिए आप हम डॉक्टर को बुलाते हैं, आपको इलाज की जरूरत है। ये बोलकर रोने धोने का ड्रामा करने लगी। सभी लोग उसके ड्रामे से पिघल गए। सबका ध्यान अब सौरभ जी पर गया, जो चुपचाप पुतले की तरह बैठे थे। नक्श ने रिया को अपनी गोद में उठाते हुए प्यार से कहा, अभी हम पापा के लिए डॉक्टर को बुलाएंगे और उनका इलाज करवाएंगे, ठीक है? आपको रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जान। नैना जी ने भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बच्चा, अभी पापा ठीक हो जाएंगे। 2 सर्वेंट्स मिलकर सौरभ जी को उनके कमरे में ले गए। मोक्ष ने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और बुलवाया। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। सौरभ जी का इलाज हुआ। डॉक्टर ने उन्हें दवाई और इंजेक्शन दिया। आराम करने का बोलकर वो चले गए। सभी मेंबर अपने काम पर लग गए। कुछ देर में घर का माहौल नॉर्मल हो गया। दादा दादी तो अपने कमरे में नहीं थे, उन्होंने एक बार सौरभ जी को देखने की जरूरत नहीं समझी। ये बात सौरभ जी को खटक रही थी। सौरभ जी अकेले कमरे में बैठे हुए थे। वो खुद से ही दर्द भरी मुस्कान लिए बोले, ये मेरे ही तो कर्म है, जो मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। कल तक मैं अपनी छोटी सी बेटी के साथ ऐसा बिहेव करता था, तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि उसे कैसा लगता होगा। आज जब मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि उस बच्ची पर क्या बीती होगी। सौरभ जी खुद में ही यह बातें बोलते हुए दर्द भरी हंसी हंस रहे थे। तभी वहां नैना जी दलिया का बॉल लेकर इंटर हुई। उन्होंने जब सौरभ जी के ऐसे एक्सप्रेशन देखे तो वो टेंशन में आ गई। वो भागते हुए आए और सौरभ जी से परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ आपको? क्या बात है? सौरभ जी उनकी तरह देखते हुए दर्द भरी आवाज में बोले, सोच रहा था कि आज तक हम नायरा को सिर्फ सजा देते हुए आए हैं। हमने उसे मारा पीटा, उसको रूम में बंद किया, खाना पानी सब बंद कर दिया, पर कभी पीछे मुड़ के उसे नहीं देखा कि वह ठीक है या नहीं, उसकी दवाई मिली या नहीं, वह जिंदा है भी या नहीं। नैना जी ये सह सुनकर और ज्यादा परेशान हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आखिर सौरभ जी की बात सच ही तो थी।
नैना जी ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए। अब उसकी गलती होती थी तो हम माँ बाप का ही फर्ज होता है उसे सही राह दिखाना। हमने तो बस उसके अच्छे के लिए किया था। सौरभ जी तंज कसते हुए बोले। हाँ, क्या गलती थी उसकी? बस वह हमारा थोड़ा प्यार, थोड़ी केयर, थोड़ा अटेंशन ही तो चाहती थी। वह चाहती थी कि हम जैसे रिया को संभालते हैं, जैसे उसे स्कूल लेने छोड़ने जाते हैं, उसे अपने हाथों से खिलाते हैं, उसे घुमाते हैं, बस वैसा ही प्यार उसे करे, उस पर भरोसा करे। अब इस बात के लिए उसे हम बार बार उसे सजा देने लगे। नैना जी भी सौरभ जी की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उन्होंने कुछ देर में अपने सारे ख्यालों को साइड में रखते हुए सौरभ जी को दलिया खिलाया और दवाई देकर सुला दिया। वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, सिंघानिया मेंशन में 10 से 12 ब्लैक कारों का काफिला एंटर हुआ, जिसमें से ब्लैक कपड़े पहने हुए गॉड्स बाहर निकले। वह गार्ड चारों तरफ फैल गए। ये बहुत सुंदर सा विला था, जो पोज इलाके में था। पूरा विला वाइट कलर में था। चारों तरफ हरियाली थी। इंटर होने से गेट तक जाने तक 5 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। उस रास्ते पर चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं, जो सारे फूल सिर्फ और सिर्फ नायरा की पसंद के थे। गार्ड्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उसे विला में नायरा के लिए अलग से रूम, स्टडी रूम, म्यूजिक रूम, जिम रूम, आर्ट रूम, वार्डरोब सब अलग से बनवाया गया था। जो सबसे ज्यादा शानदार था, गार्ड्स ने अभय और आर्यन के लिए दरवाजा खोला। अब और आर्यन स्टाइल से बाहर आए। आर्यन ने आगे जाते हुए नायरा के लिए दरवाजा खोला और हाथ आगे बढ़ाया। नायरा ने आर्यन के हाथ पर प्यार से हाथ रख दिया और बाहर आई। नायरा का दूसरा हाथ अभय ने पकड़ा हुआ था। दोनों भाइयों के बीच नायरा किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। आखिर वह थी भी सिंघानिया परिवार की इकलौती प्रिंसेस, तो लगेगी ही ना। नायरा के स्वागत के लिए पूरे रास्ते पर फ्रेश फूलों से रंगोली बनाई हुई थी। ड्रोन से नायरा का वीडियो शूट हो रहा था। फोटोग्राफर लगातार नायरा का फोटो खींच रहे थे। वो तीनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सारे सर्वेंट्स और गार्ड्स उनके ऊपर फूलों की बरसात करते हुए उन्हें सर झुकाकर ग्रिट कर रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ सर्वेंट्स और गार्ड्स कतार बनाकर खड़े थे। जल्दी ही नायरा अपने भाइयों के साथ गेट पर पहुंची। मेन गेट पर ऋषभ जी और राधिका जी उनका ही इंतजार कर रहे थे। राधिका जी ने आरती की थाली पकड़ी हुई थी। नायरा, अभय और आर्यन को ऐसे साथ में देखकर दोनों की आंखें नम हो गई। वह यही तो चाहते थे कि उनके पास एक फूल सी सुंदर बेटी हो और उसके दोनों बड़े भाई उसके प्रोटेक्टर की तरह उसके पास खड़े हो। आज उनकी आंखें खुशी से भर चुकी थी। वो तीनों दरवाजे पर खड़े हो गए। राधिका जी ने मुस्कुराते हुए पहले नायरा की, फिर अभी और आर्यन की आरती उतारी। उन्हें तिलक लगाकर अक्षत लगा के फूलों से उनका स्वागत किया। नायरा के आगे एक कुमकुम का थाल और सफेद वस्त्र रख दिया गया। राधिका जी ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू पूछते हुए कहा, प्रिंसेस, ये जो कुमकुम की थाल है उसके आपको पहले हाथ डुबाकर हाथों की, फिर पैर डुबोकर सफेद कपड़े पर पैरों की छाप छोड़नी है, फिर आप अंदर आ सकती है बच्चे। नायरा ने मासूमियत से पूछा, पर ऐसा क्यों मम्मा? नायरा के मुंह से मम्मा सुनकर राधिका जी इमोशनल हो गई, पर उन्होंने अपने इमोशंस छुपाते हुए प्यार से कहा, बच्चा आप तो हमारे घर की लक्ष्मी है ना, तो लक्ष्मी का स्वागत ऐसे ही किया जाता है। अब आप इसमें हाथ पैरों की छाप छोड़ेंगे। नायरा ने फिर से अपनी क्यूट सी आवाज में कहा, फिर आप इसका क्या करोगे? ऋषभ जी हंसते हुए बोले, बच्चा आपकी मम्मा फिर इसकी पूजा करेगी, फिर उसमें आपके हाथों से सोने और चांदी की चीज रखवाएगी और इसे संभालकर अलमारी में रखेगी। नायरा ने क्यूटली सर हिलाते हुए कहा, ओके मम्मा पापा। नायर ने बिल्कुल वैसा ही किया। पहले अपने हाथों की छाप, फिर अपने पैरों की छाप उसे सफेद वस्त्र पर छोड़ दी। राधिका जी ने उस वस्त्र की कुमकुम, अक्षत और फूलों से पूजा की, फिर नायरा को सोने और चांदी का सिक्का उसमें रखने के लिए दिया। नायरा ने वो दोनों सिक्के उसमें रखे। राधिका जी ने फिर उसे कपड़े को लक्ष्मी माँ का नाम लेकर अपने पास संभाल कर रख लिया। सौरभ जी ने प्यार से कहा, बच्चा अब आप घर में प्रवेश कर सकती हैं। नायरा ने सिर हिलाया। उसने अपने गाउन को संभालते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। नायर ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। पूरा हॉल फुल और बलून से सजाया हुआ था। पीछे कुछ लोग बैठे हो सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर रहे थे। नायरा अपना ये स्पेशल मोमेंट एंजॉय करने लगी। वो अपने दोनों हाथ खोलकर गोल गोल घूमते हुए इस पल का आनंद लेने लगी। सब लोग बस उसे निहार रहे थे। आखिर वो इतनी प्यारी लग रही थी। कैमरामैन की टीम फोटोज ले रहे थे, ड्रोन से वीडियो शूट कर रहे थे
उन्हें पता था अगर उनके हाथों से कुछ छूट गया तो आर्यन, अभय और ऋषभ जी नाम के तीनों डेविल्स उसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ वक्त बाद नायरा मुस्कुराते हुए ऋषभ जी और राधिका जी के पास आई। बारी बारी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गले लगाया। राधिका जी नायरा को मंदिर में ले गई, उसके हाथों से आरती और पूजा करवाई। बाद में सब डाइनिंग हॉल में आ गए। ब्रेकफास्ट करते हुए फैमिली टाइम एंजॉय करने लगे। CH14 गलती का एहसास। अब तक नायर ने जैसे ही घर में प्रवेश किया उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। पूरा हॉल फुल और बलून से सजाया हुआ था। पीछे कुछ लोग बैठे हो सॉफ्ट म्यूजिक प्ले कर रहे थे। नायरा अपना ये स्पेशल मोमेंट एंजॉय करने लगी। वो अपने दोनों हाथ खोलकर गोल गोल घूमते हुए इस पल का आनंद लेने लगी। सब लोग बस उसे निहार रहे थे। आखिर वो इतनी प्यारी लग रही थी। कैमरामैन की टीम फोटोज ले रहे थे, ड्रोन से वीडियो शूट कर रहे थे। उन्हें पता था अगर उनके हाथों से कुछ छूट गया तो आर्यन, अभय और ऋषभ जी नाम के तीनों डेविल्स उसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ वक्त बाद नायरा मुस्कुराते हुए ऋषभ जी और राधिका जी के पास आई। बारी बारी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गले लगाया। राधिका जी नायरा को मंदिर में ले गई, उसके हाथों से आरती और पूजा करवाई। बाद में सब डाइनिंग हॉल में आ गए। ब्रेकफास्ट करते हुए फैमिली टाइम एंजॉय करने लगे। अब आगे सिंघानिया हाउस, इंडिया। शाम के समय फाइनली डायन बुआ की एंट्री घर में हो चुकी थी। वैसे तो हमेशा यही पड़ी हुई रहती थी, पर कुछ दिन वो आउट ऑफ इंडिया गई हुई थी। वह रिया के साथ उसके कमरे में बैठी हुई थी। अब सिंपल सी बात है, दो चुड़ैल मिलेगी तो गॉसिप और बुराई होंगी ही। रिया चिढ़ते हुए बोली, मोम आखिर आपको कैसे पता नहीं चला कि वो लड़की गई तो गई कहाँ? आपको पता है कितना तमाशा किया था उसने? आलिया खन्ना। हाँ पता है मुझे उसने कितना तमाशा किया है, मुझे बताया था लिली ने। सोचने वाली बात यह है कि कल तक जिस लड़की की जुबान नहीं खुलती थी, आज उसने ये सब कैसे कर दिया? रिया कुछ सोचते हुए बोली, पता नहीं मोम, वह सुबह सुबह कहीं बाहर जहां पर आई थी और उसके एक बार चिल्लाने पर गार्ड्स की पूरी फौज हमारे घर में आ गई थी। आखिर उसके पीछे कौन सा बड़ा सपोर्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आलिया जी शातिर मुस्कान के साथ बोली, पता नहीं है तो पता करना पड़ेगा। उसे नायरा के पास जिसका भी सपोर्ट है, उसका सपोर्ट तुम्हें हासिल करना होगा, फिर उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। वह लड़की हमसे आगे नहीं जा सकती। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, मोम पर हम पता कैसे लगाएंगे? हमारी गाड़ी जाकर आए हैं। उन्हें भी कुछ पता नहीं चला कि उस लड़की को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। बुआ जी मैं पता लगवाती हूँ। वही दूसरी तरफ सौरभ जी का रूम। सौरभ जी गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी उनका फोन बज उठा। उन्होंने नंबर देखा तो उनके असिस्टेंट का फोन आ रहा था। उन्होंने तुरंत जल्दबाजी में फोन उठाया और पूछा, क्या हुआ, कुछ पता चला? सामने असिस्टेंट का जवाब आया कि नहीं सर, हमने सब जगह छानबीन कर ली। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पर यहाँ तक कि बस स्टेशन पर भी हमने छानबीन करवाई है। ना ही हमें नायरा मेम के नाम से कोई टिकट बुक मिला, ना ही सीसीटीवी कैमरे में उनकी कोई तस्वीर मिली। सौरभ जी उस पर भड़कते हुए बोले, ऐसा कैसे हो सकता है गौरव? कहीं तो होगा, कोई तो प्रूफ होगा। अच्छे से छानबीन कर यार, मैं अपनी बच्ची के बिन कैसे रहूंगा? तूने अच्छे से चेक नहीं किया होगा। सामने से गौरव भी भड़कते हुए बोला, तेरे बचपन का दोस्त हूँ तो तू ऐसे बात करेगा मुझसे? एक तो मैं तुझे पहले ही समझाया था कि कुछ वक्त नायरा के साथ बिताया कर, पर नहीं, तुझे तो नायरा अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए थी। अब वह चली गई है तो तुझे वो चाहिए। अरे तुझे चाहिए क्या? यहाँ पर तो नायरा के कोई प्रूफ नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है। सौरभ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गिल्टी वे में कहा, आई एम सॉरी यार। सॉरी, गलती से तुझ पर सारा गुस्सा निकल गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी छोटी सी बच्ची को कहाँ ढूंढूंगा। समझना यार प्लीज। गौरव ने खुद को शांत करते हुए कहा, समझ रहा हूँ मैं, अच्छे से समझ रहा हूँ, पर तू नहीं समझ रहा। ये जो हो रहा है कि तूने खुद किया है। तेरी वजह से आज तेरी खुद की सगी वह बेटी तुझे छोड़कर चली गई है। ये तूने किसके लिए किया? उसके लिए जिसे तूने गोद लिया है। सौरभ जी खुद को कंट्रोल करते हुए हल्के गुस्से में बोले, उसे हमने गोद नहीं लिया, वह हमारी बेटी है। तुम्हें कितनी बार कहा है ये शब्द तुम्हारी जुबान पर नहीं आने चाहिए, फिर तुम क्यों नहीं समझते? अगर उसने गलती से भी सुन लिया तो उसे पर क्या बीतेगी? गौरव हंसते हुए बोला, ये तो तुम्हारी दिक्कत है, उसे लड़की के लिए तुम कुछ नहीं सुन सकते, पर अपने खून के लिए, अपनी सगी बेटी के लिए तुमने क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं सुना। मर जाओ, यहाँ से चली जाओ, तुम हमारे लिए एक कलंक हो।
ऐसी बेटी हमारी नहीं हो सकती ये वो। सौरभ जी का शर्म सर से झुक गया। वो शर्मिंदा होते हुए बोले, अब हो गई गलती, पर उसे ऐसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। गौरव फिर तंज कसते हुए बोला, हाँ, इसमें भी प्रिंसेस की गलती है, जो उन लोगों को छोड़कर गई है, जो उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। सौरभ जी का सर शर्म से झुक गया। उनके दिल में एक ख्याल आया, क्या वो बाप कहलाने के काबिल है? उन्होंने तुरंत गौरव से कहा, गूगल, क्या मैं आप खिलाने के काबिल हूँ? क्या मैं अच्छा बाप नहीं हूँ? गौरव गहरी सांस लेकर बोला, ये कड़वा है मगर सच है। तुम रिया के लिए दुनिया के सबसे अच्छे बाप हो, लेकिन जब बात नायू प्रिंसेस की हो तो तुम उसके लिए दुनिया के सबसे घटिया बाप हो, जिसे ये फर्क नहीं पड़ा कभी कि उसकी बेटी जिंदा है या नहीं। ये शब्द सुनकर सौरभ जी जोर से चिल्लाए, गौरव। गौरव ने भी चिल्लाते हुए कहा, अगर सच सुन नहीं सकते तो पूछते क्यों हो? तुम मानो या ना मानो, सच यही है। सौरभ जी ने बहस न करते हुए कहा, नायरा को ढूंढने पर फोकस करो। मुझे कहीं से भी कैसे भी नायरा चाहिए। गौरव, हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोनों ने फोन काट दिया। सौरभ जी से रहा नहीं गया तो वो नीचे गए, जहाँ सारे फैमिली मेंबर्स हॉल में शाम की चाय पी रहे थे। वह सीधे ही अपने पापा के सामने खड़े हो गए। दादाजी ने उन्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वह है ही नहीं। सौरभ जी भी ढीठ है। सौरभ जी ने सीधे सीधे पूछते हुए कहा, पापा, मेरी बेटी कहाँ है? आपने उसे कहाँ भेजा है? किसके पास भेजा है? आप बस अभी के अभी उसे यहाँ पर वापस बुला लीजिए। दादाजी ने एक नज़र उन पर डालते हुए कहा, तो तुम्हारा वह गौरव हमारी बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया। अब ये सारी चीजें बेकार है। दादी बीच में दादाजी की बात काटते हुए बोली, पहली बात तो हमने हमारी बच्ची को नहीं भेजा। कोई जहाँ भी है, जिसके साथ भी है, वह अपनी मर्जी से गई है। वह हमारे पास आए और उसने कहा कि वह अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तो बस वो जहाँ रहना चाहती थी हमने उसे जाने दिया। सौरभ जी खुद से गुस्से को काबू करते हुए दांत पीसकर बोले, आपने ऐसे ही मेरी बेटी को कहीं भी भेज दिया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह तो अभी बच्ची है, उसे दुनियादारी की समझ कहाँ है, पर आप तो बड़े हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दादाजी एटीट्यूड में बोले, पहली बात, हमने उसे कहीं नहीं भेजा। वह जिसके साथ जाने वाली थी, वह लोग उसे खुद यहाँ आकर ले गए। दूसरी बात, वह बच्ची है, ये बात सही है, पर उसका बचपन है ना, तुमने छीन लिया है। अब हमारी बच्ची बड़ी हो गई है। तीसरी बात, उसने प्रण लेते हुए तुम लोगों से अपने रिश्तों का अंतिम संस्कार स्वीकार किया है, तो तुम्हें उसे अपनी बेटी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ये बात याद कर लो। चौथी बात, बाप तुम सिर्फ रिया के हो और उसके ही रहो तो ज्यादा अच्छा होगा। नए गाने अपने लिए अपने माँ बाप और परिवार ढूंढ लिए हैं। उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पांचवी और आखिरी बात, तुम बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तो क्या पूरा देश छान लोगे, तभी मेरी बच्ची को नहीं ढूंढ पाओगे। वह तुम्हारी सोच से, तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। अब वह तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। दादाजी की बातें सुनकर सौरभ जी का दिल धक से बैठ गया। उन्हें अब समझ आ रहा था, वो जितनी कोशिश कर ले पर वो नायरा को उसकी मर्जी के बगैर नहीं ढूंढ सकते। अब वहां बैठी डायन बुआ कैसे चुप रहती। बुआ जी ने बीच में बोलते हुए कहा, माँ, पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बड़े भाई को नायरा की फिक्र हो रही है, इसलिए वह पूछ रहे हैं। आपने उनके साथ ऐसा कर सकते हैं? और नायरा, वह यहाँ से कैसे जा सकती है? दादी जी सख्त और रौबदार आवाज में बोली, इस मामले में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह मामला हमारे घर का है, तो हम इसे संभाल लेंगे। तुम सिर्फ शांति से रहो। बुआ जी नाटक करते हुए बोली, क्या अब मेरा यहाँ कोई हक नहीं है जो आप ऐसे बोल रही है माँ? दादाजी सख्त आवाज में बोले, आज तक हमने तुम्हें कभी किसी मामले में बोलने के लिए नहीं रोका, पर नायरा के मामले से तुम दूर रहो। मैं अपनी बच्ची के मामले में किसी के मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहता। दादाजी अपनी बात बोलकर कमरे में चले गए। दादी ने एक तीखी नजर सब पर डालते हुए कहा, अगर किसी ने मेरी बच्ची के खिलाफ एक शब्द बोला तो उसे जीते जी में 2 गज जमीन में जिंदा गाड़ दूंगी। दादी भी अपनी बात बोलकर दादाजी के पीछे चली गई। सौरभ जी उदास होकर कमरे में चले गए। नैना जी उनके पीछे चली गई। नक्श और मोक्ष भी उदास होते हुए बाहर चले गए। बच्चे थे बस डायन माँ बेटी, जो सब टेंशन छोड़कर घूमने निकल गए। 15 डीएनए टेस्ट। अब तक। बुआ जी नाटक करते हुए बोली, क्या अब मेरा यहाँ कोई हक नहीं है जो आप ऐसे बोल रही है माँ? दादाजी सख्त आवाज में बोले, आज तक हमने तुम्हें कभी किसी मामले में बोलने के लिए नहीं रोका, पर नायरा के मामले से तुम दूर रहो। मैं अपनी बच्ची के मामले में किसी के मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहता। दादाजी अपनी बात बोलकर कमरे में चले गए।
दादी ने एक तीखी नजर सब पर डालते हुए कहा, अगर किसी ने मेरी बच्ची के खिलाफ एक शब्द बोला तो उसे जीते जी में 2 गज जमीन में जिंदा गाड़ दूंगी। दादी भी अपनी बात बोलकर दादाजी के पीछे चली गई। सौरभ जी उदास होकर कमरे में चले गए। नैना जी उनके पीछे चली गई। नक्श और मोक्ष भी उदास होते हुए बाहर चले गए। बच्चे थे बस डायन माँ बेटी, जो सब टेंशन छोड़कर घूमने निकल गए। अब आगे, सिंघानिया मेंशन, ऑस्ट्रेलिया। शाम के समय सभी फैमिली मेंबर शाम के समय गार्डन में बैठकर चाय नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। साथ में ढेर सारी बातें कर रहे थे। नायरा को कोई अकेला ही नहीं छोड़ता था। नाश्ता करने के बाद सभी वहीं बैठे थे। गार्डन में बैठने के लिए अलग से सुंदर बैठक बनाई गई थी, जो सुंदर से स्टोन और फूल पत्तों से सजाई गई थी, जिसके चारों तरफ कुर्सी और बीच में टेबल लगा हुआ था। अब ऋषभ जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ ही लिया, ऋषभ जी बच्चा, अब तो बता दो कि रुद्राक्ष मल्होत्रा को तुम कैसे जानती हो? किसी के कुछ बोलने से पहले अभय बीच में कूद पड़ा। अभय, हाँ, वो खड़ूस आदमी, डेविल कहीं का, जो किसी से ढंग से बात नहीं करता है। वह तुम्हारे साथ इतनी प्यार से बात कर रहा था, जिसे किसी का छूना बर्दाश्त नहीं था। उसने तुम्हें अपनी गोद में उठाया। ये याद करके आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। आखिर वह कैसे सही सकता था कि उसकी छोटी सी बहन को कोई अपनी गोद में उठाए, उसे टच करे। आर्यन का रिएक्शन देखकर नायरा ने अपना सर ना में हिला दिया। उसे पता था कि आर्यन उसके लिए उसके पापा से भी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। बड़ा भाई ने हर छोटी बहन के लिए पिता समान होता है। आर्यन ने सख्त आवाज में कहा, टेल मी प्रिंसेस, रुद्राक्ष को तुम कैसे जानती हो? वो तुम्हारे लिए क्या है? नायरा ने आर्यन को घूरते हुए कहा, वह आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आप ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे? मुझे क्यों पूछ रहे हो? आर्यन ने फिर से आंखें दिखाते हुए और ज्यादा सख्त आवाज में थोड़ी तेज आवाज में कहा, प्रिंसेस। नायरा ने सकपकाते हुए अपनी बत्तीसी दिखाकर मासूम बच्ची की तरह कहा, बता रही हूँ भाई, डरा क्यों रहे हो? बता तो रही हूँ। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, बच्चा बताओ। नायर ने ऐसे ही नॉर्मली जवाब देते हुए कहा, वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड और सिंघानिया परिवार का दामाद है। ये सुनकर ऋषभ जी और राधिका जी की चीख निकल गई। अभय तो जो जूस पी रहा था, वह पूरा उसके मुंह से बाहर आ गया और वह जोर जोर से खांसने लगा। आर्यन के चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड भाव थे। उसे नहीं पता था कि आगे उसे क्या करना है और क्या नहीं। वैसे तो रुद्राक्ष उसे थोड़ा छोटा था, पर एक बार रुद्र ने आर्यन की जान बचाई थी, तब से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। आर्यन 15 साल का और रुद्र 11 साल का है। ऋषभ जी ने होश में आते हुए कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हें पता भी है और यह कैसे और कब हुआ? तुम दोनों इतने छोटे हो। नायरा ने उन्हें शांत करते हुए कहा, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछूंगी, क्या आपको मुझ पर भरोसा है, हाँ या ना? ये बोलते हुए नायरा की नजर सिर्फ आर्यन पर टिकी हुई थी। वह आर्यन का जवाब जानना चाहती थी। पिछली जिंदगी में तो आर्यन हमेशा उसके और रुद्र के साथ खड़ा था, इसलिए उसे भरोसा था कि इस बार भी ऐसा ही होगा। आर्यन की नजर भी बराबर नायरा पर टिकी हुई थी। वह जानता था कि नायरा सिर्फ उसका जवाब जानना चाहती है। आर्यन को नायरा और रुद्र दोनों पर भरोसा था। आर्यन ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, हाँ प्रिंसेस, मुझे आप पर भरोसा है। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रिंसेस मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती। रही बात रुद्र की, तो रुद्र मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वह भी मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। ये बात सुनकर नायरा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। नायरा ने भागते हुए आर्यन पर छलांग लगाई। आर्यन ने उसे तुरंत संभाल लिया। नायरा ने आर्यन की गोद में बैठे हुए ही कहा, मैं और रुद्र ठीक 1 महीने बाद आप सबको बता देंगे कि सारी बात क्या है। हमारी सिंघानिया फैमिली और मल्होत्रा फैमिली का उस वक्त साथ होना जरूरी है। दादा दादी का भी यहाँ होना जरूरी है। राधिका जी का दिल घबराने लगा। उन्हें कुछ अनहोनी का एहसास होने लगा। राधिका जी घबराते हुए बोली, बात क्या है बच्चा? मुझे घबराहट हो रही है। नायरा ने राधिका जी के पास जाकर उनके पास घुटनों के बल बैठकर उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, जो भी बात है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी के साथ स्वयं महाकाल है, फिर आप क्यों डर रही है? राधिका जी ने नायरा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा, बेटियों का स्थान पैरों में नहीं, सर पर होता है मेरा बच्चा। नायरा बस मुस्कुरा दी और राधिका जी की बाहों में समा गई। ऋषभ जी ने सिर हिलाते हुए कहा, बच्चे, ये तो बता दो, ये शिवू कौन है जिसके लिए तुम दोनों इतना उदास थे? नायरा खुद के इमोशन को कंट्रोल करते हुए बोली, पापा, वह आप अभी ना जाने तो बेहतर है। आपको 1 महीने बाद सब पता चल जाएगा।
बस इतना बता सकती हूँ कि वो हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा कीमती है। नायरा की बातें सुनकर सब फिर गहरी सोच में चले गए। सबको सोच से बाहर निकलते हुए नायरा की आवाज सबके कानों में गूंज उठी। नायरा ने वैसे ही राधिका जी की गोद में लेटे हुए सॉफ्ट वॉइस में कहा, पापा। ऋषभ जी ने प्यार से कहा, जी प्रिंसेस, क्या हुक्म है? नायरा खिलखिलाते हुए बोली, पापा की प्रिंसेस का हुक्म है कि आप डीएनए टेस्ट की तैयारियां करवाएं, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। हॉस्पिटल और डीएनए टेस्ट सुनकर सबका दिमाग फिर खराब हो गया। ऋषभ जी और आर्यन कुछ बोलने वाले थे कि नायरा की आवाज में सुनाई दी। नायरा ने अपनी गूंजती हुई सख्त आवाज में कहा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। मैंने कहा हम चल रहे हैं तो चल रहे हैं। अब नायरा की हुक्म के आगे किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ऋषभ जी ने तैयारियां करने के लिए हॉस्पिटल में बोल दिया। सिंघानिया परिवार अपनी कार में बैठकर गार्ड्स के साथ निकल पड़े हॉस्पिटल की तरफ। 1 घंटे बाद उनकी कार हॉस्पिटल पर रुकी। सब कंफ्यूज थे कि किसका डीएनए टेस्ट करना है और क्यों, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने उनका वेलकम किया। नायरा के कहने पर वो सीधे टेस्ट के लिए गए। नायरा ने खुद का और ऋषभ जी राधिका जी का ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला। ये सुनकर सब फैमिली मेंबर शॉक हो गए। राधिका जी हकलाते हुए बोली, आज ये आ प कर या। इससे आगे उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। नायरा ने उन्हें संभालते हुए कहा, मोम मैं जो कर रही हूँ प्लीज मेरा साथ दे। किसी ने बीच में कुछ भी नहीं कहा और ना ही पूछा। डॉक्टर ने टेस्ट के लिए सैंपल लिए। नायरा ने जाते हुए उन्हें अपनी खतरनाक आवाज में धमकी देते हुए कहा, अंकल अपने स्टाफ को समझा दीजिएगा टेस्ट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना उन सबका इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगी। इतना बोलकर नायरा बिना डॉक्टर की तरफ देखे बाहर निकल गई। जो डॉक्टर थे उनका नाम शुभम था। वो भी भारतीय थे। वो ऋषभ जी के दोस्त थे। नायरा की धमकी सुनकर उनके साथ साथ स्टाफ की जान भी हलक में आ गई। शुभम जी ने अपना थूक निगलते हुए कहा, यार ये गुड़िया को क्या हुआ? इतनी खतरनाक कब से हो गई और इसने तुम्हारे साथ डीएनए टेस्ट क्यों करवाया? इतनी सी है पर शेर जैसी हो गई है। ऋषभ जी ने सिर हिलाते हुए कहा, तू रिपोर्ट लेकर घर आ तब बताता हूँ तुझे सब। रही डीएनए टेस्ट की बात तो वो मुझे भी नहीं पता। शुभम जी ने सिर हिलाते हुए कहा, चल कल आता हूँ मैं तेरे घर। कल वैसे भी संडे है। आज रिपोर्ट तैयार कर देता हूँ। कल आराम से तेरे घर आऊंगा। ऋषभ जी ठीक है, टाइम से आ जाना। सब घर के लिए निकल गए। अब पता नहीं कौन सा हंगामा होगा कल। 16 शॉकिंग रिजल्ट। अब तक नायरा ने जाते हुए उन्हें अपनी खतरनाक आवाज में धमकी देते हुए कहा, अंकल अपने स्टाफ को समझा दीजिएगा टेस्ट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वरना उन सबका इस दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगी। इतना बोलकर नायरा बिना डॉक्टर की तरफ देखे बाहर निकल गई। जो डॉक्टर थे उनका नाम शुभम था। वो भी भारतीय थे। वो ऋषभ जी के दोस्त थे। नायरा की धमकी सुनकर उनके साथ साथ स्टाफ की जान भी हलक में आ गई। शुभम जी ने अपना थूक निगलते हुए कहा, यार ये गुड़िया को क्या हुआ? इतनी खतरनाक कब से हो गई और इसने तुम्हारे साथ डीएनए टेस्ट क्यों करवाया? इतनी सी है पर शेर जैसी हो गई है। ऋषभ जी ने सिर हिलाते हुए कहा, तू रिपोर्ट लेकर घर आ तब बताता हूँ तुझे सब। रही डीएनए टेस्ट की बात तो वो मुझे भी नहीं पता। शुभम जी ने सिर हिलाते हुए कहा, चल कल आता हूँ मैं तेरे घर। कल वैसे भी संडे है। आज रिपोर्ट तैयार कर देता हूँ। कल आराम से तेरे घर आऊंगा। ऋषभ जी ठीक है, टाइम से आ जाना। सब घर के लिए निकल गए। अब पता नहीं कौन सा हंगामा होगा कल। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, सिंघानिया मेंशन ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि शुभम जी ने कहा था, वह सुबह के समय टेस्ट के रिपोर्ट लेकर सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। शुभम जी अक्सर यहाँ पर आते रहते थे इसलिए सब उन्हें जानते थे। सुबह सबने साथ में ब्रेकफास्ट किया। नायरा को सब बारी बारी अपने हाथों से खिला रहे थे, लाड लड़ा रहे थे। नायरा भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट एंजॉय कर रही थी। आज से पहले ऐसा प्यार उसे कभी नहीं मिला था। शुभम जी भी उनके साथ थे पर वो थोड़े चिंतित लग रहे थे। आखिर जो डीएनए टेस्ट के रिजल्ट थे वो पॉजिटिव है। अब उन्हें नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर दोनों में से किसी एक पेरेंट का रिपोर्ट नायरा के साथ नेगेटिव निकलता तो यह संभावना थी कि किसी ने दूसरे को धोखा दिया है, पर यहाँ तीनों का डीएनए 99.99% मैच हो रहा था। अब उन्हें कुछ बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल शुभम जी के मन में यही चल रहा था कि नायरा ने ये टेस्ट क्यों करवाया। क्या वो कुछ जानती है? क्या इसके पीछे का राज उसे पता है?
अगर हाँ तो कैसे? इतनी छोटी बच्ची के पास क्या इन सवालों का जवाब है? ब्रेकफास्ट के बाद सब गार्डन में बैठ गए। वहां का मौसम सुहाना था। सबकी नजर शुभम जी पर थी। शुभम जी ने अपने बैग में से एक फाइल निकलते हुए ऋषभ जी की तरफ बढ़ा दी। ऋषभ जी ने वो फाइल पकड़ ली। शुभम जी सबको देखते हुए सीरियस होकर बोले, इस चीज की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। प्रिंसेस का डीएनए ऋषभ और भाभी से 99.99% मैच हुआ है। मैंने 2 बार टेस्ट किए थे कंफर्मेशन के लिए। रिजल्ट पॉजिटिव है। रिजल्ट सुनकर सबके चेहरे पर कुछ शॉपिंग तो कुछ खुशी के तो कुछ अनकहे से भाव थे जो कि शब्दों में बयां नहीं हो सकते थे। आर्यन हकलाते हुए बोला प.ओ. जी टी व प र के से। इससे आगे उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। अब तक ऋषभ जी और राधिका जी अपने होश में आ चुके थे। राधिका जी इमोशनल होकर रोने लगी। आज ऋषभ जी की आंखें भी भर आई थी। उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। यही हाल अभय और आर्यन का था। उन्हें पता ही नहीं था कि अब तक जिसे वह अपनी कजिन समझ रहे हैं, वह सच में उनका ही का खून है। उनकी ही की बहन है और उनकी बहन इतनी तकलीफ में थी पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा सके। नायरा सबका रिएक्शन देख इमोशनल होने लगी थी। नायरा ने खुद को संभालकर मजबूत बनाते हुए स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, सब शांत हो जाइए। सच यही है, अभी तो बस शुरुआत है। इससे आगे बहुत से राज है जो 1 महीने बाद बाहर आएंगे। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपका खून हूँ, आपकी बेटी बहन हूँ। ज्यादा मत सोचिए ये सब कैसे और क्यों हुआ, किसने किया, ये सब आपको मैं अगले महीने बता दूंगी। अभी सिर्फ इंतजार कीजिए। नायरा की बातों ने फिर सबको चौंका दिया। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। शुभम जी भी उसकी बातें सुनकर शॉक थे। शुभम जी ने खुद को कंट्रोल कर सॉफ्ट वॉइस में कहा, प्रिंसेस आप सब जानती है, पर कैसे और ये कब हुआ? आप तो इतनी छोटी सी है, फिर इतना सब कैसे? नायरा ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, मैं छोटी हूँ ये सिर्फ आपको लगता है। यह आपका वहम है। अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। मैंने 1 महीने का वक्त मांगा है ना। अगले महीने आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं ये सब कैसे जानती हूँ, क्यों जानती हूँ, ये सब किसने किया है, क्यों किया है, सब मैं बता दूंगी। अभी मुझे कुछ मत पूछो। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही राधिका जी ने भागते हुए नायरा को अपनी बाहों में समेट लिया और जोर जोर से रोने लगी। राधिका जी ही जानती थी कि उन्होंने अब तक खुद को कैसे कंट्रोल किया हुआ था। ये जानकर कि नायरा उन्हीं का खून है, किसी माँ का दिल कैसे न पिघले, कैसे ना रोए। ऋषभ जी भी नम आंखें लिए उनके पास पहुंचे। उन्होंने अपनी बीवी और बेटी को खुद की बाहों में समेट लिया। आज उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया जहां की खुशियां उनकी बाहों में हो। राधिका जी ने रोते हुए ही कहा, कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे बच्चे, हमें कुछ नहीं जानना। आप हमारी प्रिंसेस हो ये जानकर हमें दुनिया जहां की खुशियां मिल गई। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हमसे दूर मत होना बच्चा। ऋषभ जी भी रोते हुए बोले, हाँ बच्चा, आप हमारे पास हो तो हमारे पास सब कुछ है। हमें और कुछ भी नहीं जानना। आपका मन हो तो बताना वरना कोई नहीं पूछेगा आपको। बाकी बच्चे हुए अभय और आर्यन ने इस इमोशनल मोमेंट पर उन्हें ज्वाइन कर लिया। अभय ने राधिका जी और आर्यन ने ऋषभ जी को गले लगा लिया। वो एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे थे। ये नजारा देखकर शुभम जी की आंख हल्की सी नम हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए तुरंत फोन निकाला और इतने प्यारे फैमिली मोमेंट को फोटो के रूप में कैप्चर कर लिया। उन्हें कितनी सारी फोटो खींची, इस बात से अनजान सिंघालिया फैमिली तो अपने फैमिली मोमेंट में ही डूबी हुई थी। आज सालों बाद शायद सबके दिल में एक सुकून था। कुछ वक्त बाद सब नॉर्मल हुए। नायरा ऋषभ जी की गोद में बैठी हुई थी। सबकी नजर सिर्फ नायरा पर टिकी हुई थी। नायरा गहरी सोच में थी। नायरा ने सोच से बाहर आते हुए कहा, मम्मा पापा भाई, क्या आप उस इंसान के बारे में नहीं जानना चाहते जिसकी वजह से आप अपनी बेटी से इतने वक्त दूर रहे? क्या आप नहीं जानना चाहते कि आपकी बेटी आखिर आपसे दूर हुई कैसे? इसके पीछे कौन है? ये सवाल सुनकर सब जो नायरा के मिलने की खुशियां मना रहे थे, उनके दिल में उस इंसान के लिए गहरी नफरत पनप उठी थी। आर्यन ने गुस्से के साथ नफरत में चिल्लाते हुए कहा, कौन था वो जिसने ये किया है? मुझे मिल जाए, मैं उसे जिंदा जला दूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऋषभ जी आर्यन का गुस्सा देखकर तेज आवाज में बोले, आर्य बिहेव योरसेल्फ, प्रिंसेस यही है। तब जाकर आर्यन को ख्याल आया कि नायरा भी वही है। वह इस तरह गुस्सा नहीं कर सकता। आर्यन नायरा के सामने घुटनों के बल बैठकर कान पकड़कर बोला, आई एम सॉरी प्रिंसेस।
मैं आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहता था। वह ना बच्चा बस गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो गया, इसलिए गलती हो गई। भैया को माफ कर दो बच्चे। नायरा ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई खड़े हो जाओ। मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ और मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा। आप जितना चाहे चिल्ला सकते हो, गुस्सा कर सकते हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए खड़े होकर नायरा को गोद में लेते हुए उसके फहद पर किस करते हुए कहा, दैट्स लाइक माई प्रिंसेस हार्ट। नायरा मुस्कुरा उठी। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यस बिग ब्रदर हार्ट, मैं आपको अगले महीने सब बताऊंगी। थोड़ा इंतजार करो। उसकी बात पर सबने हामी भरी। सब एक दूसरे के साथ सुकून के पल बिताने लगे।